हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड में चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो चैप्टर 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा इसको देख लीजिए। इसके अलावा इसका चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको ये बिजनेस मेथड अच्छे से समझ में आ सके। और इसके अलावा हमारे द्वारा आपको ऑडिटिंग के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए गए थे। ठीक है, ये ऑडिटिंग वाला सेक्शन जिसने नहीं देखा वो इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा ऑडिटिंग के अलावा GF एंड ER जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स के चैप्टर 5 तक हमने जो वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए हैं। तो जिसने ये लेक्चर नहीं देखे उनको भी देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक दो लेक्चर नहीं है, तो 90% कंप्यूटर का लेक्चर हमारे CET कंप्यूटर वाले सेक्शन से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, ये आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, जिससे आपकी जूनियर अकाउंटेंट में और ज़्यादा स्कोर कर सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स कर सके। ठीक है, इसके अलावा 4th नंबर पे हम प्लान कर रहे हैं, ये बिजनेस मेथड तो चल ही रहा है BM। ठीक है, बिजनेस मेथड चल रहा है 4 नंबर पे। और 5th नंबर पे हम सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स या फिर साइंस वाले लेक्चर से स्टार्ट किया जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो बिजनेस मेथड में जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। व्यवसायिक संगठन के स्वरूप देख रहे हैं, जिसमें एकल स्वामित्व मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, और कंपनी मतलब कंपनी। ठीक है, तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कंप्लीट किया था। अब हम देखेंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, इसको ऐसे ना सोचे बाहर का पार्ट है। ठीक है, तो सिलेबस में है HUF, तो ये भी हम देखेंगे। तो आ जाइए, तो हमने लास्ट में क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। ठीक है, होमवर्क वाला क्वेश्चन था ये आपका। आप सभी ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। जिसने नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, किसी व्यावसायिक प्रारूप में व्यवसायिक का जोखिम सदैव क्या होता है, असीमित ही पाया जाता है। तो इसमें से किस प्रकार के बिजनेस में आपको जो व्यापारी है उसकी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड मिलेगी। ठीक है, तो कौन सा होगा, एकल स्वामित्व, कंपनी, सहकारी संगठन, या कोई नहीं। देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है असीमित का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई जितना आपने पैसा बिजनेस में लगाया है, ठीक है, बिजनेस में लगाया है, शेयर होल्डरों से इधर उधर से पैसा ले लेके आपने बिजनेस खड़ा कर दिया उधार ले लेके, और कुछ पैसा उधार ले लेके आपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ में बांट दिया, असेट खरीद ली, घर में लगा दिया। ठीक है, अब क्या बिजनेस में ना लगा के इधर उधर भी खर्च कर लिया आपने। तो अब जैसे मान लीजिए आपने 15 लाख रुपये बाहर से लिए थे। ठीक है, 15 लाख रुपये आपने बाहर से लिए थे, और कंपनी की जो असेट थी वो थी 10 लाख रुपये की। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो अब ये 15 + 10 लाख रुपये मतलब आपने टोटल मिला के 25 लाख रुपये कंपनी में लगा रखे हैं। ठीक है, जिसमें से 15 लाख रुपये का आपके क्या है, बाहर से पैसा आया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या हुआ, कंपनी डूब गई, कंपनी डिफॉल्टर हो गई, कंपनी डूब गई। आपने जब ये असेट्स बेची तो आपको सिर्फ 17 लाख रुपये मिले। ठीक है, अब ये 15 लाख रुपए में से अब जैसे 17 लाख रुपए मिले, जैसे 10 लाख आपके थे और 15 लाख रुपए आपने किससे, बाहर से लिए थे। तो 10 लाख जो आपने असेट लगाए थे उसका पूरे मिल गए। 15 में से आपको कितने मिले, 7 लाख ही, मतलब रिमेनिंग ही मिले। ठीक है, 10 और 7 = 17 हो रहा है। तो 15 में से 7 गए तो कितने बचे, 8 लाख रुपए। तो अब 8 लाख रुपए ये कहाँ से दिए जाएंगे, तो ये आप देंगे अपनी खुद की असेट में से, आपकी प्रॉपर्टी में से बेचकर इनको दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो डिबेंचर होल्डर हैं, जिनसे आपने पैसा उधार लिया, उनको पेमेंट कहाँ से दी जाएगी, आपकी घर प्रॉपर्टी जायदाद बेच के दिया जाएगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, आपको अगर चुकाने ही पड़ेंगे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि आप ही ने उधार लिए हैं। तो इसे बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये कौन सा हो गया, एकल स्वामित्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाइए, अब पढ़ते हैं। देखो, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवस्था। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली व्यवस्था क्या है। अब देखो, यहाँ पे आप नाम पढ़ रहे हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ऐसा परिवार जो अभी तक डिवाइड नहीं हुआ, जिसमें क्या होगा, 3 पीढ़ियाँ रह रही हैं, 3 पीढ़ियाँ। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कितनी पीढ़ियों को कैलकुलेट किया जाता है, 3 पीढ़ियों को। जैसे मान लीजिए दादाजी, ठीक है, दादाजी हैं, दादाजी के बेटे हो गए, 3-4 बेटे हो गए, 1 बेटी हो गई, ऐसे। ठीक है, अब इनके बच्चों के बच्चे हो गए, 1-1, 2-2 बच्चे हो गए इनके। ठीक है, किसी का एक भी बच्चा नहीं है या एक बच्चा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बच्चे हो गए। अब ये छोटे छोटे बच्चे भी क्या है, अब ये इस व्यवसाय का क्या माने जाएंगे, मेंबर माने जाते हैं, सदस्य माने जाते हैं, ये पूरे के पूरे लोग। ठीक है, दादाजी भले ही हेड है, अगर दादाजी हेड हैं
तो इन्हें बोला जाता है कर्ता। क्या बोला जाता है? कर्ता। ठीक है, कर्ता, ये थोड़ा ध्यान रखें। अगर दादाजी हेड हैं तो कर्ता बोला जाएगा, और दादाजी ने अपने मान लीजिए किसी बच्चे को, ये जो बच्चा है इन बच्चों में से किसी को हेड बना दिया तो वो कर्ता कहलाएगा, और बाकी सारे मेंबर्स कहलाएंगे। उनके बच्चे भी इसके मेंबर कहलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसकी 18 साल से कम एज है, लेस देन 18 ईयर्स है, तो वो भी इसका मेंबर माना जाता है, सदस्य होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज इसको मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। हिंदू अविभाजित परिवार जो परिव्यवस्था का संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज क्या है, जब बिजनेस कर रही होती है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय में कर्ता का जो दायित्व होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। जो ये हेड है इनका जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, और बाकी सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी सीमित होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, वे अन्य सभी सदस्यों के दायित्व कैसी होती है, सीमित होती है। तो जो करता है उसी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उनके अलावा जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी सीमित है। ठीक है, इस व्यवसाय में मुख्य हेड को कर्ता कहा जाता है तथा अन्य सभी सदस्य या व्यवसाय की संपत्तियों पर समान अधिकार होता है, जिसे सहसमासी को इक्वल कहा जाता है। देखो, जो प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है वो सभी का बराबर बराबर होता है, क्योंकि सभी मेंबर्स होते हैं, है ना, फैमिली के। तो इस प्रकार का व्यवसाय केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, तो HUF टाइप ऑफ बिजनेस कहाँ मिलता है, सिर्फ इंडिया में मिलता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, HUF टाइप ऑफ बिजनेस कहाँ मिलता है, इंडिया में मिलता है ना। कर्ता की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, और लिमिटेड लाइबिलिटी उनके मेंबर्स की है। इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखेंगे, एग्जाम में आप और लोगों से ज़्यादा अच्छा, एक तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और ज़्यादा अच्छे नंबर भी आते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, परिवार में जन्मा व्यक्ति व्यवसाय का सदस्य होता है। ठीक है, परिवार में जिस भी बच्चे ने जन्म ले लिया वो सब क्या कहलाएंगे, इसके मेंबर्स कहलाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो 3 पीढ़ियों तक व्यवसाय का सदस्य बना रहता है, अर्थात अवयस्क भी, है ना, जो एडल्ट नहीं होता, नॉन एडल्ट। ठीक है, अवयस्क सदस्य भी जो 18 साल से छोटा होता है वो भी हिंदू अविभाजित परिवार का किसी भी अधिनियम, है ना, वो सदस्य माना जाता है। और जो हिंदू अविभाजित परिवार किसी भी अधिनियम संलेख के द्वारा शासित नहीं किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखो, इसके लिए कोई जो हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा लॉ इशू करके कोई रूल नहीं बनाएगा, ये वाली बात कर रहा है। ठीक है, इनके लिए अलग से एक्ट होता है वो, पर इनके लिए पार्लियामेंट के द्वारा कोई अलग से वो नहीं बनाएगा था। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम 2 सदस्यों का एक पैतृक संपत्ति जो विरासत में मिली हो का होना आवश्यक है। देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अगर किसी को रजिस्ट्रेशन वैसे तो कराते नहीं है, पर अगर मान लीजिए कोई अब क्या है, अब कराना वैसे पड़ता है ना, ये इसलिए कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन इसलिए करा लेते हैं कि जिससे ये पता चले कि ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस चल रहा है। ठीक है, इनकी कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बाउंडिंग नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो इसके लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई बिजनेस रन करना चाहता है तो कम से कम तो 2 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, 2 सदस्य हो गए, प्लस जो प्रॉपर्टी मिली है वो क्या है, पैतृक होनी चाहिए, पीछे से आई हुई होनी चाहिए, एंसेस्टर्स की वो संपत्ति होनी चाहिए, तब जाके ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस माना जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 2 सदस्य, ए ने खुद मेहनत कर करके अपने 1000 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है, तो क्या ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस कहलाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो इसका ए का सिंगल खुद का ही है, ये अपने छोटे भाई को थोड़ी देगा। ठीक है, तो थोड़े दिन का इसका प्रावधान प्रशासन हिंदू कानून के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कौन सा, हिंदू कानून के द्वारा होता है। इसके लिए जो पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ अलग से पास नहीं किया गया। ठीक है, व्यावसायिक स्वरूप का सबसे प्राचीन स्वरूप है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस देखा गया है, ये प्राचीन स्वरूप है हमारे इंडिया का। अब देखिए, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय के संबंध में सामान्यतः 2 अवधारणाएं, और ये दोनों अवधारणाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहली अवधारणा क्या है, मिताक्षरा, दूसरी अवधारणा क्या है, दयाभागा। अब देखिए, मिताक्षरा अवधारणा क्या कहती है, मिताक्षरा अवधारणा कहती है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर किसका राइट होगा, मेल मेंबर्स का। ठीक है, मेल मतलब पुरुषों का राइट होता है। और दयाभागा क्या कहती है, बोथ। ठीक है, मेल प्लस फीमेल दोनों का समान अधिकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो मिताक्षरा अवधारणा है जिसपे सिर्फ पुरुषों का हक होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे संपूर्ण भारत में लागू होती थी, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, है ना। जम्मू एंड कश्मीर तो क्या उस समय जब ये मिताक्षरा अवधारणा थी तो उस समय जम्मू कश्मीर नहीं, उस समय वेस्ट
बंगाल प्लस आसाम, इन दोनों स्टेट को छोड़कर ये मिताक्षरा अवधारणा संपूर्ण भारत में लागू होती थी, और दाया भागा अवधारणा संपूर्ण भारत में तो लागू नहीं होती थी, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल प्लस आसाम में ही लागू होती थी। ठीक है, तो यहाँ तो ये क्या लागू हो रही है और यहाँ ये लागू नहीं हो रही है। ठीक है, वेस्ट बंगाल और आसाम में मिताक्षरा अवधारणा लागू नहीं होती थी, और दया भागा अवधारणा ये वेस्ट बंगाल और आसाम में लागू होती थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, तो दया भागा कहाँ लागू हो रही है, वेस्ट बंगाल प्लस आसाम। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये अब मैं इसके बारे में पढ़ देता हूँ। देखो, मिताक्षरा अवधारणा, इसमें व्यवसाय के संचालन समापन पर संपत्तियों पर हमेशा किसका, पुरुष सदस्यों का ही अधिकार होता है, मेल मेंबर्स का अधिकार होता है। हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय का निर्माण केवल पुरुष सदस्यों के द्वारा होगा। यह अवधारणा संपूर्ण भारत में केवल पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, व आसाम को छोड़कर, ठीक है, पूरे देश में लागू होती थी। तो कौन सी, मिताक्षरा अवधारणा की बात कर रहा है। मिताक्षरा अवधारणा कहाँ लागू हो रही है, पश्चिम बंगाल और आसाम को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू हो रही है। और जबकि दया भागा अवधारणा कहाँ लागू हो रही है, दया भागा अवधारणा लागू हो रही है वेस्ट बंगाल और आसाम में, और संपूर्ण भारत में नहीं हो रही। ठीक है, इस अवधारणा में व्यवसाय के संचालन का समापन पर संपत्ति के बंटवारे में पुरुष वे महिला सदस्य को समान अधिकार मिलता है। ठीक है, यह अवधारणा केवल पश्चिम बंगाल व आसाम में लागू होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, इस नोट को याद कर लीजिए कि वर्तमान में इस प्रकार की कोई भी अवधारणा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी में समान अधिकार है सभी को। ठीक है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। ठीक है, तो सभी सदस्य व्यवसाय के संचालन व समापन पर एक मतलब एवं संपत्तियों पर समान अधिकार होता है। आज ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार, ठीक है, व्यवसाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आज ही समझते हैं। ये व्यवस्था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कौन सा, 1956 के द्वारा शासित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा ये व्यवसाय शासित होता है। इस व्यवसाय में कम से कम 2 सदस्य तथा पैतृक संपत्ति का होना आवश्यक है, जो हमने पीछे देखा। कर्ता का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सभी सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, लिमिटेड होता है। इसमें व्यवसाय पर कर्ता का नियंत्रण होता है। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस है वो किसके कंट्रोल में होगा, कर्ता के कंट्रोल में होगा, तथा व्यवसाय से संबंधित सभी निर्णय कौन लेता है, कर्ता ही लेता है। इस व्यवस्था में नाबालिग भी व्यवसाय के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, जो अभी 18 साल से छोटे हैं या अभी जिन्होंने 18 साल पूर्ण नहीं किए हैं, तो वो सब क्या है, इस व्यवसाय के मेंबर माने जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के गुण। अब देखो, इसके कुछ गुण भी होंगे, मेरिट्स भी हैं। क्या, इसमें निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, क्योंकि एक ही बंदा करता ही लेता है, अपनी मर्जी चलाता है, बाकी लोगों की नहीं सुनता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब मान लीजिए एक बंदा डिसीजन लेगा, तो डिसीजन तेज लिया जाएगा या धीरे लिया जाएगा, बताओ आप। जैसे मान लीजिए आप हो, आप ये हो, ठीक है, और ये आपके 4 दोस्त हैं। ठीक है, या आप हो, या आपके मतलब आप टोटल मिला के 4 दोस्त हो, और ये आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, बाल बनाना है, ये बाल, ठीक है, इनको बाल चोटी ले लेना आप, चलो कुछ भी ले लो जो आपको लगाना है। ठीक है, तो अब ये आपकी GF है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है। अब ये आपके 3 दोस्त हैं जो आपकी बात मानते हैं, और आपने डिसीजन लिया कि भैया मैं जाऊंगा गोवा। ठीक है, ये आपका डिसीजन था, मुझे जाना गोवा, और गर्लफ्रेंड ने डिसीजन ले लिया, उसको जाना है हिमाचल। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ किसका डिसीजन मान्य होगा। ठीक है, अब आपकी तो चलेगी नहीं, क्योंकि जहाँ आपकी गर्लफ्रेंड आ गई वहाँ आप अपनी गर्लफ्रेंड की सुनते हो, और ये 3 दोस्त आपकी सुनते हैं, तो किसका डिसीजन फास्टली माना जाएगा, आपकी गर्लफ्रेंड का। तो जहाँ जो जिसकी चलती है ना, उसी का डिसीजन माना जाता है, और वही क्या होता है, हेड होता है, और उसी को हेड बनाया जाता है। तो ऐसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो सीनियर, जो जिसको भी आपने कर्ता चुना है, ठीक है, जिसको भी कर्ता चुना है, अब उसने जो डिसीजन दे दिया वो सारे मेंबर मानते हैं परिवार के। वो लड़के भी क्या करेंगे, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, उसने कह दिया कि ये काम ऐसे ही होना है, तो वो काम वैसे ही होना है। अब ये इसकी गर्लफ्रेंड ने जो काम कह दिया, ये बात चुपचाप मान लेगा, और इसके 3 दोस्तों को भी वही बात माननी पड़ेगी। तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, हर जगह नहीं कह रहा मैं,
पर बहुत सारे ऐसे आपने अपने सराउंडिंग में लोग देखे होंगे। अगर आपने देखे तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भी बताएं कि हाँ मैं ये वाली बात सही है कि इस तरह की होती हैं एक्टिविटीज़, ठीक है। देखिए, संयुक्त परिवार व्यवसाय के गुण, मेरिट्स ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के क्या गुण हैं। इसमें निर्णय, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो निर्णय लेने का अधिकार केवल किसके पास होता है, कर्ता के पास होता है, ठीक है। तो जो कर्ता होगा वही डिसीजन लेगा और सब लोग उसको मानेंगे। इसमें व्यवसाय की निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। इसमें व्यवसाय निरंतर कैसे कंटिन्यू बना रहता है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है, इसमें चलता रहता है, ठीक है। बाकी लोग कोई काम करते नहीं है, यही काम करते रहते हैं, ठीक है। कर्ता के अलावा सभी सदस्यों का दायित्व व्यवसाय में उनके अंश तक सीमित होता है, अतः जोखिम स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो जो मेंबर्स हैं उनका जो जोखिम है, उनका रिस्क है, तो वो भी लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। व्यवसाय में सभी सदस्यों का अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि सब आपस में मिलजुल के कार्य करते हैं, तो ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी बनाए रखते हैं। परंतु इसके साथ में जब भी इस तरह के बिजनेस होंगे जहाँ पे एक ही फैमिली के मेंबर बहुत सारे लगे रहेंगे, तो आपस में एक दूसरे की चुगलियाँ भी करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो चुगलियों वाला पॉइंट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने वैसे ही बता दिया आपको, ठीक है। आ जाओ, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ HUF। अब देखिए, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। ये व्यवसाय मूल रूप से पैतृक संपत्ति पर आधारित होता है, इसलिए क्या होता है सब लोगों में डिस्प्यूट भी होते हैं जनरली। जो पैतृक प्रॉपर्टी होती है, अब जैसे मान लीजिए एक भाई है, ये बड़ा भाई था, ठीक है, A है, ये बिग ब्रदर है। अब बिग ब्रदर की हो गई शादी, है ना, M से। ये छोटा भाई था B, इनकी शादी हो गई N से। उससे भी छोटा भाई था C, इनकी शादी हो गई P से, ठीक है। अब ये 3 भाई हैं। अब पिताजी तो इनके क्या कर प्रॉपर्टी बांट के चले गए, मतलब दे के चले गए, बोले ये अपना बिजनेस है, तू हेड है, मतलब A को कर्ता बना गए, ठीक है। ये कर्ता बना के दिया, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे। परंतु इनकी जो पत्नियां आई हैं, जो N और P हैं, ठीक है, वो इनको उकसाएंगी। आपने अगर बाहुबली 2 देखी हो तो पत्नी ने पति को उकसाया, इसलिए राजपाट किसके हाथ में चला गया था, भल्लाल देव के हाथ में गया था ना। तो इसी तरीके से पी ने सी को उकसाया कि भाई वो कर्ता बने हुए हैं, वो 90% प्रॉफिट ले जाते हैं और तुम लोगों को सिर्फ 5% देते हैं घर चलाने के लिए, ठीक है। इसमें तो हम सिंगापुर की ट्रिप भी नहीं कर पा रहे हैं, ये सिंगापुर जाना चाहती है बेचारी, ठीक है। तो सिंगापुर की ट्रिप नहीं करा रहे, मलेशिया नहीं घूम पा रहे, सिर्फ घर से ले जाते हैं और WTP घुमा लाते हैं, इधर उधर घुमा लाते हैं, दिल्ली बम्बई घुमा लाते हैं, परंतु सिंगापुर नहीं ले जा रहे हैं। इसलिए ये बड़ी दुखी है और इसको सिंगापुर जाना है। अब ये क्या है, कान में फूट भर रही है, तो बेचारा ये क्या करे, ये इसकी सुनता ही नहीं है कोई सी की, क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसके माने जा रहे हैं, एक ही माने जा रहे हैं। जब भी प्रॉपर्टी किसकी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, तो डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, फिर ये आपस में बंटवारे की बात करने लग जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। कर्ता का दायित्व असीमित होता है, ठीक है, अनलिमिटेड होता है, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, कर्ता के ऊपर आ जाती है। सीमित प्रबंधन कौशल होता है, ठीक है। लिमिटेड मैनेजमेंट कौशल इसलिए होता है क्योंकि एक ही बंदा सारी चीज़ें संभाल रहा होता है, करता। अब ये जो चाहेगा वही होगा। अब मान लीजिए बिजनेस को एक्सपेंड करना है, परंतु इसको लगता है बिजनेस एक्सपेंड करने से हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, फालतू में परेशानियाँ बढ़ेंगी, रहने दो, ठीक है। तो अब मैनेजमेंटल क्या आ रहा है, कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस है आपको लंबे समय तक चलाना है तो उसमें आपको नए नए इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करने ही पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो एट द एंड वो आउटडेटेड हो जाएगा आपका प्रोडक्ट और फिर उसको कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो व्यवसाय में कर्ता का जो प्रभुत्व होना, ठीक है। अब कर्ता का प्रभुत्व होगा तो बाकी इन दोनों भाइयों में डिस्प्यूट होगा, ये अपनी एफिशिएंसी के साथ में कार्य नहीं करेंगे। अब देखिए पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, साझेदारी अपन नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं। और ये अपना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो ये जाते जाते एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बताइए HUF, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी लाइबिलिटीज होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन A अनलिमिटेड लाइबिलिटी पूछ रहे हैं कि इनकी लाइबिलिटी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, ठीक है। दूसरी लिमिटेड, ठीक है। तीसरी बोथ, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द वो,
ठीक है। तो अब बताइए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड होगी, बोथ मतलब लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों प्रकार की लाइबिलिटीज होती है मेंबर की, या नन ऑफ द वो, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप समझेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो आया, इससे पहले इसका अनुबंध कौन सा था, 1872 था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई संगठन है तो उसमें कितने हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। वो सारे पॉइंट देखेंगे अच्छे से। तो अभी तो HUF तक करा है, तो इसको आप जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे होमवर्क का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। और फिर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है।